नमस्कार सभी को। मैं आपका होस्ट अपूर्व तिवारी और यहाँ मेरे साथ हैं योगेश पांडे, एक काफ़ी जाने माने एस्ट्रोलॉजर, धार्मिक गुरु या स्पिरिचुअल लीडर, जो बोलूँ वो कम है। तो सबसे पहले योगेश जी, लाइक आप योगेश पांडे कौन है, जो मान लीजिए हमारी ऑडियंस है जो आपको नहीं जानती। योगेश पांडे अगर आप एज एन आइडेंटिटी देखेंगे तो इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे। पहली चीज तो जहाँ प्रोफेशनली मैंने एनजीओज के साथ काम किया है और एनजीओज के साथ काम करते हुए अभी धार्मिक वाइब्स के साथ जुड़ करके काम कर रहा हूँ। वहीं मेरी एक अपनी अलग इमेज है, एक अलग दुनिया है जहाँ एक साधक के रूप में मेरी अपनी साधनाएं चलती हैं। साथ ही साथ एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी चलती हैं और उसके द्वारा लोग जुड़ते हैं और लाभान्वित होते हैं। ये तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई टर्निंग पॉइंट था जिससे आप इस बात पे आए, या क्या था? मतलब कई बार अक्सर लोगों के जीवन में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जिसके बाद से वो धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपका पहले से ही इसमें रुझाव था या अभी ऐसा कुछ हुआ है? एग्जैक्टली exactly अगर कहूँ कि रुझाव कब से था या रुझान कब से था, तो मुझे बचपन से याद आता है कि मैं जब स्कूल जा रहा था तो उस समय भी राम एक, राम दो, राम तीन ऐसे करते हुए गिनते हुए ना मैं हर कदम पे एक राम गिनते हुए जाता था। और आई थिंक स्कूल पहुंचते पहुंचते लगभग 10,000 12,000 राम नाम हो जाते थे। थोड़ा सा स्कूल दूर भी था तो वो इतना हो जाता था। तो हाँ, राम भक्ति तो वहां से शुरू हुई। फिर हाँ, जर्नी तो मैं मानूंगा कि 5th 6th क्लास से, यानी 12 या 15 की उम्र से शुरू हो चुकी थी इनिशियली। तो फिर आपने इसको एज अ करियर बनाने का कब सोचा? मैं मतलब डिग्री के बाद कोई ये नहीं सोचता है कि मैं आगे स्पिरिचुअल गुरु बनूंगा या एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। तो आपने इसे एज अ डेफिनेटली, करियर परस्यू करने का कब सोचा? सीरियसली स्पीकिंग मैंने कभी इसे एज अ करियर परस्यू किया ही नहीं या करना ही नहीं चाहा। कई बार ना करियर आपको खुद चुनता है, स्पेशली जब शक्तियां, या आपको कह सकते हैं कि आपका जो ज्ञान है ना, ईश्वर आपको खुद चुनता है सही चीजों के हिसाब से। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, जहां मैं खुद को बार बार जो ऑथेंटिक फील्ड्स हम चुनते हैं ना, जहां मैंने डीएलएड भी कर रखा है, तो आई हैव टीच्ड इन डीपीएस आल्सो। कुछ बड़े अच्छे स्कूल्स के साथ भी टीचिंग की है, फिर उसके बाद एनजीओस के साथ भी काम किया है। तो अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि मैं क्या इसे एज एन करियर चुनना चाहता था, तो नहीं, मैं इसे एज एन करियर कभी चुनना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा, भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति ने मुझे यहाँ तक लाया है। और हाँ, अपने आप उस ईष्ट ने मुझे चुना है, ना कि मैंने इस करियर को चुना है। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या है? कई बार स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को एक ही माना जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी समाज में असामाजिक तत्व भी बढ़ते जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते ही हैं। तो आपके लिए क्या है? मतलब ये अलग है, एक है, क्या टेक है आपका इस पे? रिलीजियन यानी धर्म जो है ना, धर्म रास्ता है। आपको एक सही मार्ग जो दिखा रहा है वो आपका धर्म है। और उस पे चलते हुए आप जिस स्थान पर, जो आपकी डेस्टिनेशन है ना, उस परम तत्व को प्राप्त करना, उस गोल को प्राप्त करना, या इनर कॉन्शियसनेस को समझना, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी है। यानी खुद को जान पाए आप किसी भी स्तर पर, वो तो स्पिरिचुअलिटी है। और उसको जानने का जो पूर्ण मार्ग है, वो मार्ग है धर्म। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी को लेके लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ इसे साइंस मानते हैं तो कुछ धूम। आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हैं? आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से साइंस है। इवन इट इज टोटली अबाउट द कैलकुलेशंस। इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस, आप प्रिडिक्शंस सही करोगे, आप लोगों के विषय में सही बताओगे। इन जनरल अगर आपको मोटा मोटा ऊपर से निकलना है तो कुछ बेसिक्स होते हैं, उसको सीख करके आप निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑथेंटिक राइट पर्सन बनना चाहते हैं इन दिस फील्ड, स्पेसिफिकली इन एस्ट्रोलॉजी, तो उसका तरीका ही यही है कि आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, इन डेप्थ जाना पड़ेगा और इन कैलकुलेशंस को समझना पड़ेगा। क्योंकि इन कैलकुलेशंस के बिना आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मान लो कि सर्टेन सर्टेन बेसिक मेथड्स हैं, अगर आप उन बेसिक मेथड्स में परफेक्ट हैं तो डेफिनेटली यू वुड बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर और वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आप उस बेसिक पैटर्न को नहीं समझ के चल रहे हो, तो आपके लिए ये
पूरा सफर बहुत कठिन है। फिर आप सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं। और डेफिनेटली वी डोंट सपोर्ट दिस इन धार्मिक वाइब्स। इसीलिए शायद फिल्टरेशन हम लोगों ने बहुत ही टफ रखा है। तो जी मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली इसी पर है। आपने अनुष्ठानम, माफ करिएगा अगर मैं थोड़ा जी गलत बोल रहा हूँ, तो आपने अनुष्ठानम और धार्मिक वाइब्स जैसे स्पिरिचुअल इनिशिएटिव्स का पार्ट बने, एंड लाइक आपने डिसीजन क्यों लिया, क्या रीजन था इसके पीछे? आप अपना फ्रीलांस में अच्छा कर रहे थे तो फिर ऐसे इसका पार्ट बनना। ऑल्सो मैं दर्शकों को अगर आप बता सकें कि धार्मिक वाइब्स एग्जैक्टली है क्या, वो करता क्या है, तो भी बेहतर रहेगा। जी। अगर मैं बात करूं कि मैं इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स से क्यों जुड़ा, इनिशियली विद अनुष्ठानम, फिर उसके बाद धार्मिक वाइब्स से पूरी तरीके से कैसे जुड़ा और क्यों जुड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे दर्शक। कैसे? क्योंकि कहीं ना इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने ऐसा महसूस किया कि ऑथेंटिक लोग बहुत कम हैं, अच्छा काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, मार्केट बहुत बड़ी है और इसमें अपॉर्चुनिटी देखने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इस मार्केट को कुछ ऑथेंटिक, कुछ बेहतर देने वाले लोग बहुत ही सीमित हैं। मेरे अकेले के बस का तो कुछ भी करना है नहीं। लेकिन धार्मिक वाइब्स अपने आप में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक साथ बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक रूप में मिल जाती हैं। अगर आप धार्मिक यात्राओं की बात करें, जो हमारा पोर्टल है धार्मिक वाइब्स के नाम से, या जो एप्लीकेशन है धार्मिक वाइब्स के नाम से, उसमें हम यात्राएं दे रहे हैं और इन यात्राओं में हम हर मंदिर के दर्शन करा रहे हैं विद द वीआईपी ट्रीटमेंट्स, जो बेहतरीन हो सकता है फॉर द सीनियर सिटीजन्स, फॉर द फीमेल्स, फॉर द एनआरआईज, है ना। वो एक चीज बहुत अच्छी आ रही है। साथ ही साथ धार्मिक गाइड के माध्यम से बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, साधक, पंडित जी, सभी को लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी एक बेहतरीन पॉइंट है इसका। और हमारे स्टोर में भी बहुत सारे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही लेकर के आ रहे हैं। इस तरह से धार्मिक वाइब्स की एग्जैक्टली वाइब्स जो थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। जी तो मैं वापस से एस्ट्रोलॉजी पर ही आ रहा हूँ। तो मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास या इवन पंडित जी के पास भी तभी जाते हैं जब उनके जीवन में कोई समस्या होती है, कोई दुख होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी या ये सब जो भी धर्म, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ है क्या, वो सब बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, या उसका इससे कोई बहुत बड़ा रोल है? आपको क्या लगता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग ना एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि जहां तक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी आपका एक समय चल रहा है, उसके अंदर कौन सा समय चल रहा है और उसके अंदर कौन सा समय चल रहा है, ऐसे करके चीजों को बताता है। तो अगर आप किसी एक प्रॉब्लम में स्टक्ड हैं, तो उससे निकलने का मार्ग तो आपको एस्ट्रोलॉजी दे देगा। लेकिन अगर आप कहो कि क्या एस्ट्रोलॉजी बस इतना है, तो नहीं, इससे बहुत आगे की चीज है। ये आपको आपकी डेस्टिनी बताता है, ये आपको आपके जीवन के बड़े गोल बताता है। ये आपको बता सकता है कि आपका विवाह जो होना है, उस विवाह से के बाद क्या परिवर्तन आएंगे, उससे पहले आपका जीवन कैसा चलेगा, है ना। और किस तरीके की चीजों से बचना है। सपोज अगर किसी के में मंगल उच्च का है, हाँ, और सप्तम में बैठा हुआ है, या अगर शनि उच्च का है और अपने ही घर में सप्तम में बैठा हुआ है, दोनों ही कंडीशन में विवाह की स्थितियां जो बनेंगी वो बड़ी सटीक नहीं बनेंगी। हाँ, चीजें ऊपर नीचे होंगी। फिर उसमें हमें देखना पड़ेगा कि या तो हम इतने ही प्रबल व्यक्ति को साथ में लाएं ताकि सर्वाइवल बेटर हो सके, है ना। आप शेर को शेर के साथ तो डाल सकते हो, लेकिन शेर को अगर आपने हिरन के साथ डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। उसे एक पार्ट को भी देखना पड़ता है। तो ओवरऑल ये प्रोडिक्शन ना कोई छोटा गेम या सर्टेन अभी हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ गई उसको देखने के लिए है ही नहीं। ये अल्टीमेट गोल्स के लिए है कि लाइफ में क्या बड़ा अचीव करना है आपको। अगर करियर में करना ही है तो किस फील्ड के लिए आप बने हो, क्या आपके लिए बेहतर है, उन चीजों को देखने के लिए है। और अगर पार्टनर ही चुनना है तो पार्टनर्स में क्या खामियां होंगी, क्या खूबियां होंगी, क्या हमें ढालना ही पड़ेगा खुद को, और क्या सामने वाले से हमें बेहतरी के रूप में मिलेगा, वो सारी चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी बता देती है मोटा मोटा। लेकिन हाँ, अगर आप कहो कि एग्जैक्ट प्रोडिक्शंस के साथ एग्जैक्ट चीजें, एग्जैक्ट डेट कोई क्लेम करता है, मंथ क्लेम हो सकता है, डेट क्लेम नहीं हो सकती है। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ एडवर्टीजमेंट।
तो वो जो कहते हैं कि 23 मई 2028 को एस्ट्रोलॉजर ने बोला मेरी शादी होने वाली है, तो वो सब आप कह रहे हैं सही हाँ, नहीं होता? मई में और 2028 में तो संभव है, लेकिन 23 मई में और 2028 में उसमें भी 10:12 पे हो जाएगी, तो ये तो संभव नहीं है ना। प्रेडिक्शंस का सीधा सा मतलब ये है कि एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि इस समय से लेकर के इस समय के बीच में ये ग्रह आपका गोचर में आ रहा है, इसलिए नौकरी की स्थिति बन जाएगी, जॉब की स्थिति बन जाएगी, शादी की स्थिति बन जाएगी, या वट एवर प्रोबेबिलिटीज देखी जा सकती है। बट इफ यू आस्क कि कुछ हमें एग्जैक्टली ऐसा मिल जाए कि एग्जैक्ट डेट बता दे, एग्जैक्ट टाइमिंग बता दे, है ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई सीरियसली लव दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। जी। अच्छा, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी क्या एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है या फ्यूचर के कुछ पॉसिबल पैटर्न्स दिखा सकती है? मान एस्ट्रोलॉजी ना दो तरीके से, दो चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक तो चार्ट में 12 घर है, हाँ, और ग्रहों की संख्या 9 है, हाँ। तो अगर प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी 12 × 9 और उसके पीछे प्रोबेबिलिटी का साइन, है ना, इतना तो लगेगा ही लगेगा। और जब इतना लगेगा तो एन नंबर ऑफ पैटर्न बनेंगे इन एनी केस, एनी सिनेरियो। इसीलिए एक ही कुंडली को देखते हुए भी, या, है ना, जिसमें सारी, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है लग्न भाव में, और उसके बाद भी कुछ को बेनिफिट उसका मिल रहा है, वो लीडिंग पोजीशंस में मौजूद है, और कुछ को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो 9 ग्रह मैटर कर रहे हैं इस ओवरऑल चीज में, है ना। तो अगर आप इसको अगर आप एक फ्यूचर एसेट के रूप में देख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक फ्यूचर क्रिएट करने वाला एसेट नहीं है, टूल नहीं है, ये उससे बहुत आगे की चीज है। और ये आपके लिए प्रोबेबिलिटीज डिजाइन करता है कि अगर इस मार्ग पे जाओगे, है ना, अगर आप केतु के मार्ग पे जाओगे, अगर आप भक्ति के मार्ग पे जाओगे तो आप यहाँ तक पहुंचोगे। अगर आप मंगल के मार्ग पे जाओगे, अगर आप मेहनत के मार्ग पर जाओगे तो आप यहाँ तक पहुंचोगे। अगर आप शनि के मार्ग पर जाओगे, अगर आप पेशेंस के मार्ग पर जाओगे मेहनत के साथ साथ, तो आप यहाँ तक पहुंचोगे। अचीवमेंट सब में है, लेकिन डिसीजन हमेशा से आपके अपने हाथ में होता है, कर्म हमेशा आपके अपने हाथ में होता है। इसीलिए कर्म के साथ साथ उस कर्म के लिए दंड विधान और किए गए पुण्यों के लिए उसके भी फल विधान बनाए गए हैं हमारे वेदों शास्त्रों में। वरना सब कुछ अगर कुंडली के हाथ में ही होता तो फिर मतलब, है ना, बहुत सारी चीजों से हम बच जाते। अच्छा, तो क्या कभी आपने कोई ऐसा केस देखा है जहां एस्ट्रोलॉजी ने किसी की लाइफ में एक जेन्युइन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाया हो? मतलब आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे, तो सबसे विचित्र या सबसे अच्छा केस कौन सा था जो आपको अभी तक याद हो? अगर चेंजेस की बात की जाए, मेरा मतलब एक मेरे पास क्लाइंट आया था, उसकी 12th हाउस की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि उसको मतलब विदेश यात्रा मिलनी ही थी। जिस समय वो आया, जिस समय बेसिकली शी हैज केम, कि उसकी शादी ठीक नहीं चल रही थी कुल मिलाकर के, डाइवोर्स की स्थिति लगभग दिख रही थी उस कुंडली में। और उसी तरीके से उसको सजेशंस भी दिए गए कि ये ऐसी सच एंड सच स्थितियां हैं, और इसको बेहतर तो यही होगा कि एक खराब जीवन को जीने से बेहतर है कि आप उस जीवन से बाहर आए। मेरा अपना पर्सनल सजेशन उसको यही था। समहाउ उसने उस डिसीजन को और सारी चीजों को, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन सारी चीजों को किया। और मुझे आज बहुत खुशी है कि शी इज इन, है ना, कनाडा राइट नाउ एंड डूइंग हर थिंग्स इन अ वेरी राइट वे। जिस समय वो आई थी उसको कोई ऐसा मतलब कहीं से उसका ना जीवन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा या कहीं बाहर जाने के कोई एक योग बनेंगे। तो डेफिनेटली लाइफ कुंडली से भी चेंज होती है, बस आपको सजेशन और गाइडेंस सही दिशा में मिल जाए। अ, अच्छा, तो आपके एक्सपीरियंस में लोग एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा गलत किस चीज के लिए यूज करते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे, जैसे अभी हम लोग कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे कि जी, वो एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान धार्मिक गुरु बना हुआ है। तो एग्जैक्टली। आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जहाँ पे किसी का नुकसान हुआ हो गलत एस्ट्रोलॉजी से, या ऐसा कुछ? दो बेसिक पैटर्न्स चलते हैं और मैं दोनों पर ही डिस्कशन नहीं करता हूँ सीरियसली।
पहला ये है कि आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, और ये दशा बनी हुई है, ये अंतरदशा बनी हुई है, और इसके आपको ये सच सच नुकसान हो रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन उक्त उक्त पूजाएं हैं, है ना, उक्त उक्त पूजन है जो आपको हमसे ही कराने चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो एस्ट्रोलॉजी में जिसका फायदा पूर्ण रूपेण एस्ट्रोलॉजर्स उठाते हैं, जस्ट टू मेक बेटर कंसल्टेंसी। दूसरा एक इसका नुकसान जो मैं देखता हूँ क्लाइंटेल बेस पे, कि है ना, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, या अपने कार्य ना करने की परम निष्ठा को ऐसे बताना कि क्योंकि मेरा ये उक्त ग्रह अभी काम नहीं कर रहा है, या उक्त दशाएं मेरे हित में नहीं है, इसलिए मेरा काम जो है चल ही नहीं रहा है। अगर उक्त दशाएं आपके फेवर में नहीं है तो आपका काम धीमे चल सकता है, हो सकता है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े, हो सकता है आपको लाभ कम मिले। लेकिन जी अगर आप ये कहें कि कुछ भी नहीं हो रहा है या कुछ भी होगा ही नहीं, तो ऐसा सही नहीं है। क्योंकि मेहनत ना बहुत कुछ बदलने की ताकत रखती है, स्पेसिफिकली तब जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हो, है ना, जब ईश्वर आपके साथ है, जिसके हाथों में दसों ग्रह हैं, है ना। भगवती त्रिपुर सुंदरी का तो रूप ही ऐसा है जिसके लिए माना जाता है कि सारे ग्रह मंडल उसके आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी, है ना, नित्य अर्चन करते रहते हैं। तो ऐसी देवी की उपासना करके, ऐसे ईश्वर की उपासना करने के बाद भी अगर आप ये मान रहे हैं कि ग्रह आपका कुछ बहुत ही एक्सट्रीम बुरा कर ले रहा है और आपके देवी देवता शांत बैठे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि इट इज मतलब वेरी पॉजिटिव अप्रोच फॉर एस्ट्रोलॉजी। इट इज मोर देन दैट, इट इज जस्ट टू डिसाइड द डेस्टिनी। अगर आप डेस्टिनी से हट करके कुछ भी उसके लिए सोच रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा पैटर्निक फॉर्म में गलत। जी जी, मैं समझ गया। चलिए, बस इसी के साथ खत्म करते हैं ये। धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद अपूर्व जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के।